अच्छा जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? A moderately skewed distribution has mean 87 and mode 96 using empirical relation determine median। हमें मीडियन डिटरमाइन करना है, जैसे कि हमें मीन एंड मोड दे चुके हैं वो कंप्यूट करके कि भाई मीन 87 है, मोड 96 है। अब आपने मीन कैलकुलेट करना है, यूज़ करना है एम्पेरिकल रिलेशन। एम्पेरिकल रिलेशन मतलब एक एम्पेरिकल फार्मूला है जिसके थ्रू हमने मीडियन डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं। डेटा में हमें 87 दिया हुआ है मीन, और मोड दिया हुआ है हमें 96, एंड मीडियन हमें कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन लिख के हमने एम्पेरिकल फार्मूला अप्लाई किया। एम्पेरिकल फार्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये एम्पेरिकल फार्मूला है। तो जैसे कि मोड हमें दे दिया था 96, तो मोड की जगह हमने 96 लिख दिया। 3 मीडियन ऐसी का ऐसी आ गया क्योंकि हमें नहीं मालूम, माइनस 2 मीन, 2 ऐसी का ऐसी आ गया। मीन हमारे पास 87 था, हमने 87 लिख दिया। अब 96 ऐसी रहा इजिकल टू 3 मीडियन ऐसी रहा, माइनस 287 ज़ा 174। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 174। अब ये 96 इजिकल टू 3 मीडियन माइनस 174 हो गया। अब हमें ये चीज़ चाहिए, तो इस 174 को हम इजिकल टू से पहले ले आएंगे, और ये यहाँ माइनस का है तो वहाँ के प्लस का हो जाएगा। तो 174 को हम इजिकल टू से पहले ले आए, प्लस का 96 ऐसी का ऐसी आ गया, इजिकल टू 3 मीडियन ऐसी का ऐसी आ गया। 174 प्लस 96 2070 270 हो गया, इजिकल टू 3 मीडियन ऐसी का ऐसी आ गया। अब हमें सिर्फ मीन डिटरमाइन करना है, तो इसके साथ जो ये 3 है इसको हमें ख़त्म करना होगा। तो ये ख़त्म इस तरीके से होगा कि यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इजिकल टू से पहले ले आएंगे और ये 270 से डिवाइड हो जाएगा। तो 270 हमने ऐसे उतारा, 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ इससे डिवाइड हो गया, इजिकल टू मीडियन ऐसी कैसी आ गया। 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 27, तो ये 90 हो गया क्योंकि यहाँ 0 बचा, क्योंकि 3 9 ज़ा 27 है तो 9 हमने यहाँ लिख दिया और 0 इसके साथ ऐसी का ऐसी आ गया। तो 90 इजिकल टू मीडियन, ठीक है, 9 और ये 0 इसका आ गया, क्योंकि 3 9 ज़ा हमने 27 मतलब सिर्फ 27 को हमने कट किया, 0 को कट नहीं किया अभी हमने। सी 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27, यहाँ का 0 इसके साथ ऐसे आ गया, तो ये 90 इजिकल टू मीडियन हो गया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारा मीडियन हुआ 90। जब हमसे एम्पेरिकल फॉर्मूले से कोई भी चीज़ एक डिटरमाइन करने के लिए कही जाती, ठीक है, या तो कभी मीन कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे, कभी मोड कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे, कभी मीडियन। तो हमें जो है इस तरीके से जो है एम्पेरिकल फार्मूला होता है ये। अब जैसे कि मीडियन नहीं था, मैंने थोड़ा फार्मूले को ड्राइव किया। फॉर एग्जाम्पल मोड नहीं है तो फार्मूले को ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, हमने मीडियन एंड मीन। अच्छा, कोई भी एक चीज़ अगर हमसे डिटरमाइन करने के लिए कही जाएगी तो हमें दो जो अदर चीज़ है वो हमें दे दी जाएगी। जैसे यहाँ पे मीडियन हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा था तो मीन एंड मोड गिवन था क्वेश्चन में। इसी तरीके से इसमें से कोई भी एक चीज़ पूछी जाएगी और दो चीज़ें जो हैं आपके सवाल में गिवन होंगी। लेकिन हमें कोई भी चीज़ पूछी जाए उसके आंसर के बाद हमें एक एक्स्ट्रा ये करना होता है इसमें कि हमें इनका रिलेशन बताना होता है कि मीन मीडियन एंड मोड का आपस में क्या रिलेशन है, और उनके उस रिलेशन पे एक कमेंट जो है वो करना होता है। तो यहाँ पे मैंने रिलेशन इस तरीके से बताया है कि सबसे बड़ा अगर देखा जाए मीन मीडियन एंड मोड में तो मोड सबसे बड़ा है। जो चीज़ भी इन तीनों में सबसे ग्रेटर देन होगी वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो मोड यहाँ पे जो है वो 96 है। देखा जाए तो मीन हमारा जो देखा जाए यहाँ पर तो मीन हमारा 87 है और मोड 96 है, और मीडियन जो हमने कैलकुलेट करा वो 90 है। तो मोड हमारा सबसे ज़्यादा है तो सबसे पहले मैंने मोड रखा। मोड से जो लेस देन है वो क्या है भाई, तो वो हमने देखा कि मीडियन है। 96 से जो छोटा है वो मीडियन है 90, तो हमने फिर मीडियन रखा। मीडियन से छोटा जो है वो मीन है 87, तो हमने 87 रखा। फिर मैंने इनका ये रिलेशन बताया कि मोड जो है वो ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन ग्रेटर देन मीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मीन ज़्यादा होता तो मैं पहले मीन रखती, फिर उससे छोटा मीडियन होता मैं मीडियन रखती, उससे छोटा मोड होता तो मोड रखती, ठीक है। तो जो जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी हम उसको पहले रखेंगे। जैसे कि मोड यहाँ पे ज़्यादा था तो हमने मोड को हमने ज़्यादा था मतलब मोड को सबसे पहले रखा हमने। तो मोड ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन ग्रेटर देन मीन। इसके रिलेशन पे मैंने ये कमेंट करा कि इट इज़ अ नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन।
नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? क्योंकि मोड ज़्यादा है, ठीक है। अगर हमारा मीन ज़्यादा होगा तो वो पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, अगर मोड ज़्यादा है तो वो नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मीन ज़्यादा होता तो मैं लिखती इट इज़ अ पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन मोड जो है वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ये जो कमेंट करेंगे हमसे मीन एंड मोड को जो है ना वो देखते हुए करेंगे, मीडियन को देखते हुए नहीं करेंगे, ठीक है। मीन अगर ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मोड अगर होगा तो नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि ये है, ठीक है। तो जब भी आपसे एम्पेरिकल फॉर्मूले से वो मीडियन, मीन या मोड पूछें तो आपने रिलेशन भी उनका आखिर में बताना है और उस पर कॉमेंट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इट इज प्रूव दैट द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0 समेशन x माइनस मीन इज इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं कि आप प्रूफ करें कि अगर मैं x को मीन से माइनस करती हूँ तो उसका आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। x माइनस मीन मतलब ये मीन है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये x है, इन तमाम x को हमने मीन से माइनस करना है तो उसका आंसर 0 आना चाहिए और ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस सवाल के लिए सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेटेड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन x डिवाइड बाय n, क्योंकि इस तरीके के जब डेटा दिया जाता है तो वो अनग्रुप डेटा कहलाता है। तो ये अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग हमने जो है अनग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग जो है हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। तो मीन अगर अनग्रुप डेटा से हम निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है ये, तो मीन इज इक्वल टू समेशन x डिवाइड बाय n। मीन इज इक्वल टू समेशन x मतलब ये जितने भी x हैं हम इसको ऐड मतलब प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये 14, 6, 10, 12, 8, 9, 11 मैंने तमाम x इस तरीके से रख दिए और इनकी क्वांटिटी को n कहते हैं। तो इनकी क्वांटिटी देख लेते हैं कि कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ठीक है। तो ये 7 इनकी क्वांटिटी। अब मैं इन तमाम नंबर्स को प्लस कर दूंगी तो मेरा आंसर आया 70। 7 ऐसी का ऐसी आ जाएगा, 7 1 7 और 7 10 70। तो मीन इज इक्वल टू 10, ठीक है। हमारा जो अर्थमेटिक मीन आया अनग्रुप डेटा से वो आया 10। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 1 बाय 1 x को मीन से माइनस करती रहूंगी, ठीक है। ये हमारे x है, ठीक है, और ये हमारा मीन है। अब 1 बाय 1 मैं x को मीन से माइनस करती रहूंगी, उसको सम करूंगी तो उसका अगर 0 आंसर आया तो मैंने ये प्रूफ करके दिखा देना है, ठीक है। तो मैंने ये तमाम x मैंने रख दिए, ठीक है। मेरा 14 था, 6, 10, 12, 8, 9, 11 ये आपने सवाल में से लेना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर x माइनस मीन या x माइनस 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप x माइनस मीन भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस मीन की जगह जो मीन का हमारा आंसर होगा हम वो भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने x माइनस मीन भी लिख दिया और करके मैंने x माइनस 10 भी लिख दिया, ठीक है। अब 1 बाय 1 मैं x को मीन से माइनस करती रहूँगी तो 14 माइनस 10, ठीक है। मतलब x जो है मेरा 14 है और मीन जो है वो मेरा 10 है। तो 14 माइनस 10 4 हुआ, 6 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 4 हुआ, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हुआ, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 हुआ, 8 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2, 9 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 1, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1। जब मैंने इन तमाम नंबर्स को आपस में प्लस करा तो इसका आंसर आया 0। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो हेंस समेशन x माइनस मीन इज इक्वल टू 0 प्रूफ, ठीक है। कि मैंने 1 बाय 1 x को मीन से माइनस किया और जब मैंने इनका समेशन निकाला तो वो आया 0। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो जब भी ये प्रूफ करने की बात आएगी तो ये 0 ही आंसर आना चाहिए, जब भी आपका आंसर जो है वो ठीक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। और ये जो मैंने बात बताई यहाँ पर, या आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, या आप x माइनस मीन भी लिख सकते हैं या आप x माइनस मीन की जगह मीन का आंसर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग डेटा, ये एयर्स दिए हुए हैं और उनकी प्राइसेस दी गई हैं, ठीक है। और कैलकुलेटेड करने के लिए कहा गया प्राइस रिलेटिव टेकिंग एज बेस 1985 लिंक रिलेटिव। हमने प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना है और लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करना है। प्राइस रिलेटिव में हमें बेस ईयर जो बताया हुआ 1985 बताया हुआ ये, ठीक है। तो प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू
प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब करंट ईयर की प्राइस को हमने डिवाइड करना है बेस ईयर की प्राइस से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो ये हमारा प्राइस रिलेटिव निकलता रहेगा। हाँ, आपने ये फॉर्मूला इस तरीके से यहाँ पे शो नहीं करना, ये मैंने समझाने के लिए शो किया है। आप डायरेक्ट जो है वो प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो प्राइस रिलेटिव किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये तमाम ईयर्स मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। ये जितने भी ईयर्स मुझे यहाँ पे दिए गए थे मैंने यहाँ पे सब लिख दिए है, इनकी प्राइसेस भी लिख दी है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं निकालूंगी प्राइस रिलेटिव जो कि रुपीस में आएगा, क्योंकि प्राइस रुपीस में दी हुई है तो इनका प्राइस रिलेटिव भी रुपीस में ही आएगा। तो प्राइस रिलेटिव निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ बता चुकी हूँ कि करंट ईयर की प्राइस को डिवाइड करना है बेस ईयर की प्राइस से, मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो सबसे पहले 1984 का निकालते हैं। तो 1984 में जो 1984 की प्राइस है वो करंट ईयर की प्राइस हुई, तो आपने 75 लिखा, करंट ईयर की प्राइस ये है, और डिवाइड करना है बेस ईयर की प्राइस है। बेस ईयर इन्होंने बता दिया कि यहाँ पे 1985 है, मतलब 1985 की जो प्राइस है 50, ये हमारी बेस ईयर की प्राइस है। तो मैंने तमाम करंट ईयर की प्राइस को डिवाइड करना है इस 50 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो 1 बाय 1 ईयर का मेरे पास प्राइस रिलेटिव आता रहेगा। तो सबसे पहले मैंने 75 रखा, डिवाइड करा 50 से, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 150। फिर मैंने 50 रखा, डिवाइड करा 50 से, मल्टीप्लाई करा 100 इज इक्वल टू 100। फिर मैंने 65 रखा, डिवाइड करा 50 से, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 130। 50 से मैं क्यों डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि बेसिक की प्राइस है 50, तो हर करंट की प्राइस को मैंने 50 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 70 को डिवाइड करा 50 से, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 140। फिर 72 को डिवाइड करा 50 से, मल्टीप्लाई करा 100 से, तो 14,400 आया। फिर 65 को डिवाइड करा 50 से, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 130 आया। 83 को डिवाइड करा 50 से, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 16,600 आया। तो ये 1 बाय 1 प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से प्राइस रिलेटिव निकलेगा, ठीक है। इसके बाद है लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला भी मैंने ऊपर शो कर दिया है कि प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब करंट ईयर की प्राइस को हमने डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर की प्राइस से और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हमारे पास जो है वो लिंक रिलेटिव आता रहेगा, लिंक रिलेटिव। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे तमाम ईयर्स शो कर दिए, उनकी प्राइसेस मैंने शो कर दी और 1 बाय 1 मैं लिंक रिलेटिव निकालती रहूँगी। तो सबसे पहले करंट ईयर की प्राइस रखी मैंने 75। अब प्रीवियस ईयर का मतलब जैसे 1984 है, तो मुझे इसकी प्राइस को जो डिवाइड करना है वो 1983 की प्राइस है, मतलब जो भी ईयर में रखूंगी उसके प्रीवियस ईयर की प्राइस से मुझे जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो 1984 ये 1983 तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम इसी की प्राइस जो है वो कंसिडर करेंगे। 75 को डिवाइड करना है 75 से, मल्टीप्लाई करना है 100 से, इज इक्वल टू 100, तो ये 100 आंसर आएगा। अब 1985 की जो हमने प्राइस रखी, तो प्रीवियस ईयर की प्राइस हमारे पास गिवन है, जैसे 1985 की ईयर ही तो 84 की गिवन है, तो हम 84 को डिवाइड कर देंगे उसकी प्राइस को और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 66.67 हमारे पास आंसर आएगा। फिर 86 की प्राइस थी 65, डिवाइड करना है इस वाली प्राइस से कि 86 का प्रीवियस ईयर जो है वो 85 है, तो हमने 85 की प्राइस रखी, मल्टीप्लाई करा 100 से, तो हमारे पास 130 इसका आंसर आया। फिर 87 की हमने प्राइस रखी, प्रीवियस ईयर की प्राइस कौन सी है 65, तो 65 से इसे डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा 100 से, तो 92.30 इसका आंसर आया। फिर हमने 88 की प्राइस रखी, 88 की जो प्रीवियस ईयर की प्राइस है 88 की प्राइस रखी, इसके प्रीवियस ईयर की प्राइस जो है वो 60 हुई, तो मैंने 60 रखा, मल्टीप्लाई करा 100 से, तो 116.67 मेरा आंसर आया। फिर 1989 की प्राइस रखी 72, इसके प्रीवियस ईयर की प्राइस जो है वो 70 है, तो 70 रखा, मल्टीप्लाई करा 100 से, तो 102.85 आया, 102.85। फिर 90 की प्राइस रखी मैंने, 90 की जो प्रीवियस ईयर की प्राइस है वो है 72, तो मैंने 72 को डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा 100 से, तो 90.27 आंसर आया। फिर 91 की जो प्राइस है वो 83 है और उसके प्रीवियस ईयर की प्राइस है 65, तो मैंने 65 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा 100 से, तो 127.69 मेरा आंसर आया। तो हर करंट ईयर की प्राइस हम रखते रहेंगे, उसके प्रीवियस ईयर की प्राइसेस को डिवाइड करते रहेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो लिंक रिलेटिव आ जाएगा। लेकिन ऐसा ये होगा कि जो फर्स्ट ईयर होगा ना, प्रीवियस ईयर है उसका प्रीवियस ईयर हमें नहीं दिया जाएगा। जैसे कि सबसे पहले 84 है, अब 84 से पहले का तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे 84 की प्राइस रखेंगे
और जो प्रीवियस ईयर की प्राइस होगी ना उसी को कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर की प्राइस हमें यहाँ पे नहीं दी हुई है तो हम उसी प्राइस को कंसिडर कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने 75 रखा और प्रीवियस ईयर की प्राइस मैंने इसी को कंसिडर कर लिया, तो 75 को दोबारा से डिवाइड ही कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो मेरा 100 आंसर आएगा। ठीक है, फिर जब हम 1985 पर आएंगे तो इसके प्रीवियस ईयर की प्राइस हमारे पास मौजूद होगी, तो इसी तरीके से 50 रखेंगे, 75 इसकी प्रीवियस ईयर की प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100, इसी तरीके से सारे आप करते रहेंगे। तो ये आपका लिंक रिलेटिव कैलकुलेट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0, 2, 4, 5 एंड 9। नॉन रेपिटेशन एंड रेपिटेशन। नॉन रेपिटेशन मतलब नॉन रिपीटेड और रेपिटेशन रिपीटेड। तो नॉन रिपीटेड एंड रिपीटेड से हमें पता लगाना है कि 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0, 2, 4, 5, 9। मतलब कितने 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म, मतलब 3 डिजिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 नंबर्स वाली वैल्यूज हैं वो कितनी बन सकती हैं इन नंबर्स की। 3 नंबर्स वैल्यूज मतलब 100 में 3 डिजिट्स आते हैं ना, 100, इस तरीके से। तो 3 डिजिट्स वाली जो वैल्यूज हुई ना वो जैसे कि ये हुई, जैसे ये 100 है, इसमें 3 डिजिट्स आ रहे हैं 100, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया। ठीक है, तो ये 3 डिजिट्स नंबर वाली वैल्यूज है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यूज जो हैं वो इन नंबर से कितनी बन सकती हैं। आपने नॉन रेपिटेशन से भी इसका फॉर्म मतलब आंसर बताना है और रेपिटेशन का से भी बताना है। तो इसका जो है ना वो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। नॉन रिपीटेड का फॉर्मूला होता है और रिपीटेड का भी फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हमें ये जो नंबर्स दिए जाते हैं इसमें 0 दे दिया जाए ना तो फिर हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्मूला अप्लाई हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर है, जैसे मैंने 100 यहाँ पे 200 की मैंने बताई है, तो कोई भी ऐसी वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। कोई भी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो ही नहीं सकती। कोई भी अमाउंट हमारी जो होती है, कोई भी पैसे होते हैं वो 0 से तो नहीं स्टार्ट होते ना, वो तो एक खास नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। 0 से तो कोई वैल्यू स्टार्ट ही नहीं होती। इसलिए जब भी आपके पास नंबर्स दिए जाएं और 0 आ जाए तो आपने फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, आपने अलग तरीके से जो है वो इसका आंसर बताना है, रिपीटेड से भी और नॉन रिपीटेड से भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 नहीं होता, 2, 4, 5 एंड 9 होता, तो मैं नॉन रिपीटेड का फॉर्मूला लगा दी थी, रिपीटेड का फॉर्मूला लगा दी थी और बिल्कुल इजीली जो है इसका आंसर हम बता देते हैं। ठीक है, लेकिन 0 आ गया, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने फर्स्ट में ही लिख दिया कि फॉर्मूला विल नॉट अप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले, अच्छा नॉन रेपिटेशन पहले, लेकिन मैंने रेपिटेशन का बता दिया पहले, सही है। तो इस तरीके से हम क्या, सबसे पहले मैं रेपिटेशन का बता रही हूँ कि इसका आंसर किस तरीके से आएगा जब हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सके। ठीक है, तो जितने भी डिजिट्स की वैल्यूज बनाने के लिए कहा जाएगा हम यहाँ पे उतने बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला था 3 डिजिट्स नंबर, ठीक है, तो हमने 3 बॉक्स बना लिए। मतलब हमें जो इन नंबर्स की वैल्यूज बनानी है ना वो 3 नंबर वाली बनानी है, तो हमने 3 बॉक्सेस बना दिए। यहाँ पे 4 डिजिट्स बोलता तो मैं 4 बॉक्स बनाती, 5 बोलते तो 5 बॉक्स बनाती। यहाँ पे 3 बोला था इसलिए मैंने 3 बॉक्सेस बना लिए। ठीक है, नंबर्स मैंने लिख दिए यहाँ पे कि 0 था, 2 था, 4 था, 5 था एंड 9 था। सही है, तो अब हम देखेंगे कोई भी वैल्यू है वो मैंने पहले ही बता दी कि कोई भी वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती। अब इस बॉक्स में ये मैं वैल्यू लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि ये मैं 100 लिख रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये मैंने 3 डिजिट्स मतलब 3 बॉक्सेस मैंने क्यों बनाए, क्योंकि मैं वैल्यूज बना रही हूँ। ठीक है, तो इस बॉक्स में इन नंबर्स के आने के कितने चांसेस हैं, मतलब ये सारे नंबर्स इस बॉक्स में आ सकते हैं। अगर ये आ सकते हैं तो इनकी क्वांटिटी हम यहाँ शो कर देंगे, या जितने आ रहे होंगे उतनी क्वांटिटी हम शो कर देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई इसमें से 4 नंबर्स आ सकते हैं, इसमें से 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 9 आ सकता है, तो ये 4 नंबर्स हो गए। तो मैंने कहा भाई ये 4 नंबर्स आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि 0 तो आ ही नहीं सकता, 0 से कोई वैल्यू स्टार्ट नहीं हो सकती, तो पहले बॉक्स में 0 नहीं आ सकता। सही है, मतलब कोई भी वैल्यू, अगर कोई भी 3 डिजिट्स वाली वैल्यू स्टार्ट होगी तो वो 2 से होगी या 4 से होगी, 5 से होगी, 9 से होगी, 0 से नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे जो नंबर्स आ सकते हैं वो 4 आ सकते हैं, 0 नहीं आ सकता। बाकी जो चारों नंबर हमें दिए गए हैं ये आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। सही है,
और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते जाएंगे हम। अब हम देखेंगे जो सेकंड बॉक्स है, सेकंड जो बॉक्स है, ये सारे नंबर्स इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए मिड में 0 आ रहा है और एंड में भी 0 आ रहा है, लेकिन कोई भी वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो रही। तो फिर मैंने कहा कि ये पांचों नंबर इसमें आ सकते हैं, क्योंकि मिड में 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि यहाँ पे पांचों नंबर्स ये आ सकते हैं और ये है भी रिपीटेड, मतलब अगर मैं एक नंबर यहाँ पे ले भी लेती हूँ तो वो दोबारा मैं यूज़ कर सकती हूँ। रिपीटेड का मतलब यही होता है कि अगर हम एक नंबर ले लेते हैं तो दूसरा नंबर हम ले सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पांचों नंबर इसमें आ सकते हैं, इसलिए मैंने 5 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया मैंने। अब मैं देखूंगी जो थर्ड बॉक्स है इसमें सारे नंबर्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर हम स्टार्ट करें तो उसके आखिरी में भी 0 आ रहा है, देखें आखिरी में भी 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि पांचों नंबर इसमें आ सकते हैं, इसलिए मैंने 5। इन नंबर्स की क्वांटिटी लिखनी है, मतलब जितने नंबर्स इस बॉक्स में आ सकते हैं ना उसकी क्वांटिटी शो करनी है। तो मैंने कहा बिल्कुल पांचों नंबर आ सकते हैं, मैंने 5 लिख दिया। बस यहाँ तक खत्म, लास्ट, ठीक है। 3 डिजिट्स नंबर्स की मतलब उन्होंने बनाने के लिए कहा था, हमने 3 बॉक्सेस से इसका आंसर पता लगाना है। सिर्फ 3 बॉक्सेस बनाएंगे, फिर उनके चांसेस बताएंगे कि इन तमाम बॉक्स में सारे नंबर्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते, उनकी क्वांटिटी यहाँ बताएंगे और यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, जैसे कि रिपीटेड और नॉन रिपीटेड का जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो NPR लिखते हैं, परमुटेशन से करते हैं, ठीक है। तो वही मैंने NPR इज इक्वल टू इन तमाम नंबर्स को आपस में मैंने मल्टीप्लाई करा, तो NPR इज इक्वल टू 100। मतलब मैं इन तमाम नंबर्स से 100 वैल्यूज बना सकती हूँ रिपीटेड से। मतलब एक नंबर अगर मैं ले रही हूँ तो मतलब जैसे कि ये रिपीटेड का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये 2 है, कोई वैल्यू मैं बना रही हूँ, 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे स्टार्ट कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने 2 दोबारा ले लिया और 4 भी ले लिया, मतलब 224, ठीक है। मतलब मैंने 2 लिया, जैसे कि ये 2 मैंने लिया और ये 2 मैंने दोबारा भी ले लिया और फिर 4 लिख दिया। इस तरीके मतलब 3 डिजिट्स वाली वैल्यूज हमने बनानी है। तो इससे पता चला कि मैं 100 वैल्यूज बना सकती हूँ इन नंबर से, अगर वो रिपीटेड का है। अगर मैं एक नंबर ले रही हूँ तो दूसरे बारे में दूसरा नंबर मैं वही नंबर ले सकती हूँ, ठीक है। तो ये रेपिटेशन से हमें इसका आंसर पता चल गया, ठीक है। अब हम नॉन रेपिटेशन से पता करेंगे, मतलब नॉन रिपीटेड। अगर मैं एक नंबर ले रही हूँ फर्स्ट टाइम में तो मैं वही नंबर दोबारा नहीं ले सकती, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला विल नॉट अप्लाई। वो तमाम नंबर्स हमने ले लिए 0, 2, 4, 5 एंड 9, ये रहे 0, 2, 4, 5 एंड 9, मैंने ये तमाम नंबर्स ले लिए और नॉन रेपिटेशन से मैं इसका आंसर बताऊंगी। बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, 3 बॉक्सेस मैंने बनाए, ठीक है। 3 डिजिट्स नंबर्स वाली वैल्यूज का था तो मैंने 3 बॉक्सेस बनाए। अब मैं फर्स्ट बॉक्स में देखूंगी कि तमाम नंबर्स इसमें आ सकते हैं, फिर वही बात, नहीं आ सकते। 0 से कोई वैल्यू स्टार्ट नहीं हो सकती, इसलिए या तो 2 आ सकते हैं, यहाँ पे 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 9 आ सकता है। तो मैंने लिख दिया कि भाई ये 4 नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन। इस सेकंड बॉक्स में सारे नंबर्स आ सकते, नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि 2 फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 यहाँ ले लिया तो मैं दोबारा 2 नहीं ले सकती, सही है। तो 2 तो कैंसिल ही हो गया। अब यहाँ पर ठीक है, 2 को समझें कि ये कैंसिल है। अब यहाँ पे 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कोई भी वैल्यू अगर होगी तो उसके मिड में हम 0 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता है क्योंकि मैं पहले बॉक्स में इसको कंसिडर कर चुकी हूँ। 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 9। अब यहाँ पे भी सिर्फ 4 नंबर बचे जो यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। अब मैं थर्ड बॉक्स देखूंगी कि ये तमाम नंबर इसमें आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 यहाँ पे ले लिया था तो 0 मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है ना। 0 मैंने यहाँ ले लिया, मतलब 2 बॉक्सेस में मैंने शुरू के 2 नंबर ले चुकी हूँ। अब बचे 3 नंबर, 4, 5 और 9 बचा। तो इस बॉक्स में सिर्फ 3 ही नंबर हैं जो आ सकते हैं, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 9 आ सकता है, इसलिए मैंने 3 लिख दिया। नॉन रेपिटेशन में यही होता है कि अगर एक नंबर हम एक बॉक्स में ले रहे हैं तो वही नंबर हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका इस तरीके से ये मैंने लिख दिया। फिर NPR इज इक्वल टू वही 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। तो परमुटेशन निकली हमारी 48। मतलब अगर इन नंबर से
मैं 3 डिजिट्स नंबर्स वाली वैल्यूज बनाऊंगी तो वो 48 बनेगी नॉन रिपीटेड को देखते हुए, कि अगर मैं फर्स्ट डिजिट ले रही हूँ तो मैं सेकंड टाइम में वही डिजिट नहीं ले सकती। जैसे कि अगर मैं ये, जैसे कि मेरे पास है 02459, अगर मैं एक वैल्यू बनाऊं, ठीक है, और नॉन रिपीटेड से, तो मैं ऐसे बनाऊंगी 2, 4 और 5। देखें, अब मैंने 3 डिजिट्स वाली वैल्यू बनाई है, तो इसमें आपको कोई भी ऐसा नंबर दिख रहा है कि मैंने जो है ना वो रिपीट किया हो? नहीं। 2 मैंने एक ही दफ़ा लिखा, 4 मैंने एक ही दफ़ा लिखा और 5 मैंने एक ही दफ़ा लिखा। तो नॉन रिपीटेड का मतलब होता है ये कि अगर कोई एक नंबर हम ले रहे हैं तो दोबारा मैंने वो नंबर नहीं यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 दोबारा यूज़ किया, तो ये रिपीटेड कहलाता है और ये नॉन रिपीटेड कहलाता है। बस याद रहे कि अगर आपके पास सवाल में इस तरीके का आपके पास सवाल है और आपके पास 0 दे दिया जाए तो आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, आपका आंसर गलत आएगा। तो इस तरीके से बॉक्सेस से ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स बी अरेंज। ठीक है, हमने ये जो लेटर्स दिए हुए, ठीक है, हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए, इनके हमें वेज पता करने कि इनके वेज कितने बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, ये रहा स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और फिर दूसरा हमें नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा, जैसे कि सॉल्व हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स लिखा। ठीक है, ये पूरा जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं उनकी क्वांटिटी लिखेंगे सबसे पहले हम। तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ये जो पूरा वर्ड है ना ये 10 अल्फ़ाबेट से बना हुआ है, तो मैंने लिखा n = 10। ठीक है, फिर मैं ये इस वर्ड में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी क्वांटिटी शो करूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने s लिया, मैं देखूंगी कि s इस वर्ड में कितने दफ़ा है, मतलब कितने टाइम है। तो s = n1, और मैं 1 बाय 1 वर्ड, मतलब 1 बाय 1 अल्फ़ाबेट को जो है वो n1 n2 n3 का नाम देती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने s लिया, n1 का नाम दिया, तो मैंने देखा s जो है ना वो 3 टाइम है, 1 2 3, तो मैंने लिख दिया 3। फिर t लिया हमने, t = n2, इसको n2 का नाम दिया, 1 2 3, t भी 3 टाइम है। फिर हमने a लिया, a को n3 का नाम दिया, a हमारे पास सिर्फ 1 टाइम ही है। फिर t हम ले चुके हैं, i लिया हमने, उसको n4 का नाम दिया, तो i जो है वो 2 दफ़ा है, 2 टाइम है, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद s ले चुके हैं, t ले चुके हैं, i ले चुके हैं, c को हमने n5 का नाम दिया और c 1 टाइम है तो 1 लिखा, बाकी s हम ले चुके हैं। तो मैंने इस पूरे वर्ड के अल्फ़ाबेट की क्वांटिटी भी बता दी और जो अल्फ़ाबेट है उनकी भी क्वांटिटी बता दी। ठीक है, तो जब इस तरीके का सवाल आएगा, ठीक है, तो ये डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखे, परमुटेशन का फॉर्मूला लिखा हमने, फॉर्मूला अप्लाई किया, p = n परमुटेशन, और ये जो जितने भी n1 n2 है ये हम लाइन से मल्टीप्लाई के साइन के साथ यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, जैसे कि n1 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय n2 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय n3 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय n4 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय n5 परमुटेशन। ठीक है, मतलब जितने भी ये n होंगे ना उन तमाम को हम परमुटेशन और मल्टीप्लाई के साइन के साथ नीचे शो करेंगे, और ये जो n होगा इसको हम ऊपर शो करेंगे, वो भी परमुटेशन के साइन के साथ। ठीक है, p = n क्या था हमारा 10 परमुटेशन, n1 हमारा 3 था, 3 परमुटेशन, n2 हमारा 3 था, 3 परमुटेशन, n3 हमारा 1 था, 1, n4 हमारा 2 परमुटेशन, n1 हमारा 1 परमुटेशन। ठीक है, परमुटेशन आप बिल्कुल ईजिली अपने कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि परमुटेशन किस तरीके से करता है। p = आपने 10 का परमुटेशन लेना है और ये 3628800। अगर आपको कैलकुलेटर से परमुटेशन लेना नहीं आए तो आप लोग ग्रुप पे मुझसे पूछिएगा, मैं आप लोग को बताऊंगी वहां पर। ठीक है, और 10 का आपने परमुटेशन लेंगे तो आपके पास ये आएगा, 3 का परमुटेशन लेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 का परमुटेशन लेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 का परमुटेशन लेंगे तो 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 का परमुटेशन लेंगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 का परमुटेशन लेंगे तो 1 ही आएगा।
P इज इक्वल टू 3628800 ऐसे ही हमने लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास आंसर आएगा 72। जब हमने 3628800 को डिवाइड करा 72 से तो आपके पास आंसर है 50400। मतलब इस स्टेटिस्टिक्स के 504 मतलब 50,400 वेज बन सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड इसके साथ स्टेट्स के साथ जो स्टेटिक्स के साथ नंबर भी दिया गया था। ठीक है, हमें इसका भी परमुटेशन कैलकुलेट करना है। तो इसी तरीके से ये जो पूरा वर्ड है ये कितने अल्फाबेट पे बना हुआ है उसकी क्वांटिटी यहाँ पे शो करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 6 है। ठीक है, ये जो पूरा वर्ड है ना इसकी जो क्वांटिटी हम लिखेंगे उसको n करके लिखेंगे कि ये n है, मतलब ये जो पूरा वर्ड है ये 6 अल्फाबेट पे बना हुआ है, तो n इज इक्वल टू 6 और तमाम जो अल्फाबेट है उनकी क्वांटिटी शो करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने n लिया, n1 का नाम दिया और n1 टाइम ही है। फिर मैंने u लिया, इसको n2 का नाम दिया और वो भी 1 टाइम ही है। फिर मैंने m लिया, इसको n3 का नाम दिया और वो भी 1 टाइम ही है। फिर b n4 का नाम दिया, वो भी 1 टाइम ही है। सही है। फिर e n5 का जो है उसको नाम दिया और e जो है वो भी एक ही दफ़ा है। फिर लास्ट हमने r लिया, उसको n6 का नाम दिया और वो भी 1 टाइम ही है। मतलब नंबर में जितने भी अल्फ़ाबेट है वो 1 टाइम ही है। फिर हमने जो है परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, परमुटेशन इज इक्वल टू n परमुटेशन, और मैंने बताया था जितने भी ये n1 n2 n3 होंगे इन तमाम को हम परमुटेशन के साथ मल्टीप्लाई के साइन के साथ यहाँ नीचे शो कर देंगे। तो n परमुटेशन n1 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय n2 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय n3 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय n4 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय n5 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय n6 परमुटेशन। ठीक है, p इज इक्वल टू n परमुटेशन हमारा 6 था, 6 परमुटेशन, n1 n2 n3 n4 n5 n6 ये तमाम हमारे 1 थे। ठीक है ना, तो हमने लिख दिया 1 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय 1 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय 1 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय 1 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय 1 परमुटेशन और मल्टीप्लाई बाय 1 परमुटेशन। ठीक है, p इज इक्वल टू 6 का हम परमुटेशन लेंगे तो 720 आएगा। ठीक है, और 1 का परमुटेशन जब हम लेते हैं तो 1 ही आता है, इसलिए इन तमाम की जगह हमने 1 लिख दिया, क्योंकि 1 का जब परमुटेशन लेंगे तो 1 ही आएगा। फिर आपने इसका परमुटेशन तो 1 ही आया, 1 परमुटेशन 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 1 ही आया। फिर आपने 720 ऐसे ही रहा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर आपने 720 को 1 से डिवाइड करा तो 720 ही आया आपके पास। ठीक है ना, जब आप 720 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 720 ही आएगा। तो आप 720 वेज बना सकते हैं अगर आपको जो वर्ड मिले वो नंबर मिले। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेटिस्टिक्स मिला था तो उसके आप 50,400 वेज बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको नंबर का वर्ड दिया जाए तो आप 720 जो है वो वेज बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10A देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये आपका कंप्लीट हो गया है।